हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए लेक्चर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत हम करेंगे प्लेटो से। प्लेटो और कुछ पार्ट एरिस्टोक्रेट्स का। ठीक है। सो एरिस्टोक्रेट जो कि प्लेटो के गुरु रहे हैं, एंड प्लेटो जो कि एरिस्टोटल के गुरु रहे हैं। सो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन से, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्लेटो में। जो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो पार्ट एग्जाम में, वो प्लेटो से ही स्टार्ट है, बट उसमें कुछ एस्पेक्ट सोक्रेटिस के भी पूछे जाते हैं, तो हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो जनरलाइज क्वेश्चन है वो जनरली प्लेटो से ही आता है। एंड मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, किसी भी पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने के लिए आपको उसमें ज़्यादा डीप डाउन नहीं करना है, आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगर आपको की पॉइंट्स ध्यान में है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप डाउन जाने की कोशिश करोगे तो आप उनकी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में पहुंच जाओगे। हमें खुद को मीन्स एक दायरा सेट करना है कि इस दायरे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के दायरे में रहना है। उससे बाहर चले जाएंगे तो फिलोसॉफिकल दायरा बहुत बड़ा है, वो आप एग्जाम क्लियर करने के बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी केवल इस पर सीमित रहिएगा कि, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि बच्चे या मैं जब अपने टाइम पर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हम उससे बाहर के एस्पेक्ट को ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, राइट। सो हमें उन चीज़ों को सीमित करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा कि जहाँ तक हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्लियर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट विद प्लेटो। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को स्टार्ट करने के लिए हमें उनके कुछ की आइडियाज ध्यान में होने चाहिए। ठीक है। तो वो की आइडियाज क्या रहेंगे, या उनका कंसर्न क्या रहेगा, या कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें ये बता दें कि अगर मेरे को इस पॉलिटिकल थिंकर के बारे में ये सब पता है तो मेरा ये टॉपिक क्लियर है। सो सबसे पहले उन पॉलिटिकल थिंकर का कंसर्न क्या रहा है। ठीक है, उन्होंने किसके बारे में लिखा है, जस्टिस के बारे में लिखा है, लिबरलिज्म के बारे में अपने आइडियाज दिए हैं। ठीक है, उन्हें सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। जैसे प्लेटो है, मैं जनरली आज प्लेटो को ही ध्यान में रख के बोलूंगा। जैसे प्लेटो ने बोला सोसाइटल जस्टिस के बारे में बोला है, उनने सोसाइटी के 3 डिवीजन बनाए। जैसे हमारे वहाँ डिवीजन ऑफ सोसाइटी कैसी रही है पास में वैदिक पीरियड में, जैसे ब्राह्मण आज हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, राइट। तो ऐसा ही डिवीजन उन्होंने सोसाइटल जस्टिस के फॉर्म में क्रिएट किया है। ठीक है, उन्होंने फिलोसोफर किंग का आइडिया दिया है। ठीक है, तो उनके ये की कंसर्न रहे हैं। उसके बाद उनका क्या स्पेस एंड टाइम है। मीन्स प्लेटो किस टाइम में पैदा हुए, उस समय वहाँ की सोसाइटी कंडीशन कैसी थी, सोसाइटी की कंडीशंस, एंड उस समय जो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, वहाँ कैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये सब हमको ध्यान में होना चाहिए, राइट। उसके बाद उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उनके थ्योरी बनाने के तरीके, जैसे डिडक्टिव मेथड हो गया, टीलियोलॉजिकल मेथड हो गया, एनालॉजिकल मेथड हो गया, तो ये सब हमें ध्यान में होना चाहिए। और उन्हें किन किन पॉलिटिकल थिंकर्स ने इन्फ्लुएंस करा, जैसे महात्मा गांधी जी को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन थे, राल्फ वाल्डो इमर्सन थे। ठीक है, उनकी माता जी थी। ठीक है, और जैनिज्म से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऐसे प्लेटो को किसने इन्फ्लुएंस किया, सोक्रेटिस ने किया, राइट। एंड उसके बाद उनके क्या क्या प्रोमिनेंट आइडियाज थे, जैसे कि थ्योरी ऑफ, आप देख सकते हैं डायलेक्टिकल दिया। ठीक है, स्टेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिलोसोफिकल किंग का आइडिया दिया प्लेटो ने। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया, उनके की स्टेटमेंट क्या थे, उनका क्रिटिसिज्म क्या था, उनका इवेल्यूशन क्या था। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स है, शायद ये 9 पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है आपके अपने नोट्स प्रिपेयर करने का। क्लियर है, मैं आपको नोट्स बाद में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, बट आप इन की पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद प्लेटो और उनका इंट्रोडक्शन। और एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, किसी भी पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, उनका टाइम और स्पेस हमें पता होना चाहिए। तो एक थॉट है कि एवरी पॉलिटिकल थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है वो अपने समय का, ठीक है, वो अपने समय का एक चाइल्ड है। इसका ऐसा मीनिंग हम लगाएंगे कि जो कुछ भी उन पॉलिटिकल थिंकर के आसपास हो रहा है वो उसी बारे में लिखेंगे। उनका जो डायमेंशन होगा, जो मेंटल लेवल होगा, उसी डायमेंशन में आएगा कि कैसा उसमें पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ के लोग सोसाइटी लेवल पर कैसे होने चाहिए, उनके थॉट्स कैसे होने चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल थिंकर उस बारे में लिखेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले जानते हैं वहाँ का टाइम और स्पेस कैसा था। सो डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं टाइम पीरियड से। पहले हम टाइम पीरियड जान लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो शुरुआत होती है वो क्लासिकल पीरियड से होती है। ठीक है, जो जनरली आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें आपके
3 डिवीजन मिलेंगे, 3 या 4 डिवीजन होते हैं मोस्टली। सबसे पहले डार्क एज आती है, उसके बाद आर्केइक एज आती है, फिर क्लासिकल पीरियड आता है। तो जो पीछे के 2 हैं उनसे हमारा कोई इतना ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से और नॉलेजेबल बेस से हमारा कोई इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। सो हम सीधे क्लासिकल पीरियड में आएंगे, जिसमें हमारे 3 पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं। पीरियड मैंने दिया है 500 से 323 BC। सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में है नहीं, बट मैंने वैसे मेंशन किया हुआ है ताकि हमें ये क्रोनोलॉजी पता चल जाए कौन किसके गुरु थे। जैसे प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस थे, एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो थे, एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु एरिस्टोटल थे। सो ये चीज़, ये क्रोनोलॉजी हमको ध्यान में रहे, तो मैंने इसलिए लिखा है। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी करा देता हूँ। वो जो शॉर्ट फॉर्म रहेगी वो रहेगी स्पा, SPA। एस फॉर सोक्रेटिस, पी फॉर प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं कौन किसके गुरु थे। सो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में ये बटे हुए थे, ठीक है। तो जो सोसाइटल डिवीजन था, जैसे कि छोटे छोटे ग्रीक स्टेट्स है जिन्हें हम पॉलिस बोलते हैं, और इसी से पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ग्रीक स्टेट थे, मैसिडोनिया हो गया, ठीक है। जो मेन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो ध्यान में बता रहा हूँ आपको। स्पार्टा हो गया, एथेंस हो गया। तो स्पार्टा और एथेंस के बीच में वॉर हो जाती है, ठीक है। इस वॉर का जो नाम है वो है आपका पेलोपोनेशियन वॉर, जिसमें स्पार्टा जीत जाता है और एथेंस हार जाता है। जिस एरिया से प्लेटो थे, छोटे छोटे ग्रीक स्टेट, छोटे छोटे ग्रीक स्टेट का मतलब आप समझते हैं ना, जो बाउंड्री हमने, जो जो वहाँ के लीडर हैं उन्होंने बाउंड्री नहीं बनाई है, नेचर ने बाउंड्री बनाई है। मतलब जैसे कि 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में एक छोटी सोसाइटी हो गई, मतलब छोटी कंट्री हो गई, ठीक है। फिर इसके पीछे 2 पहाड़ हैं, ठीक है, वहाँ एक छोटी कंट्री हो गई। तो इनके बीच में जो डिवीजन है वो इस पहाड़ ने किया हुआ है। तो ऐसे 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 छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, क्लियर है, ठीक है। तो इन्हीं सिटी स्टेट्स को बाद में पोलिस कहा गया और उसी से पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट आया। सो अब बात करते हैं, अब थोड़ा लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में जरूर देखें, यहाँ पूरा फोकस रखें ताकि आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ सके, ठीक है। तो ये जो सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल की क्रोनोलॉजी आई होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद जो एथेंस से जो लोग थे, वो जब हार चुके थे तो उन्होंने स्टडी करी, उन्हें ये स्टडी करी कि हम हारे क्यों, क्या हमारी पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कमी रही। क्योंकि स्पार्टा और एथेंस का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम था, लेकिन जो एथेंस में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें डिमोस भी थे। मैं आपको थोड़ा उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पहले बताऊं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। जैसे एथेंस में एरिस्टोक्रेट्स और स्पार्टा में भी एरिस्टोक्रेट शासन चला रहे थे, ठीक है। एथेंस में भी स्लेव्स थे और स्पार्टा में भी स्लेव थे, लेकिन एथेंस में एक और डिवीजन था जिसे बोलते हैं डिमोस, ठीक है, DEMOS, जिससे डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट आया। तो इनके बीच में आपस में नहीं बनती थी, और यहाँ बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस भी थी, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, जिस कारण प्लेटो बाद में अपनी थ्योरियाँ देते हैं कि इस करप्शन को कैसे हटाएं, ठीक है। लोगों के मन में कैसे, मतलब सोसाइटल जस्टिस आना चाहिए, सोसाइटी बेस में लोगों को कैसे डिवीजन करें ताकि उनके बीच में ऐसा ना हो कि पंडित का बेटा पंडित बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, ऐसी कोई भावनाएं ना आए, क्लियर है। सो इस हार के बाद, ठीक है, इस हार के बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम पर स्टडी करना स्टार्ट किया। तो प्लेटो ने भी उसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी, ठीक है। सो सोक्रेटिस जो प्लेटो के गुरु थे, उनसे ही प्लेटो ने तरीका सीखा है कि कैसे हम थ्योरी बनाएंगे, जैसे कि डायलेक्टिकल मेथड। सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा हमको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सोक्रेटिस एक ऐसे व्यक्ति थे जो रास्ते में जाके लोगों से क्वेश्चंस करते थे। जैसे कि सोक्रेटिस ने किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा, किसी की पर्सन से, कि प्यार क्या है, तो उस पर्सन ने जवाब दिया कि प्यार केयरिंग है, लव इज केयरिंग, उसने ऐसा बोला। तो फिर सोक्रेटिस ने काउंटर दिया कि केयर केयर तो हमारी नर्स भी करती है। मैं प्रेजेंट एग्जांपल से आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। केयर तो हमारी नर्स भी करती है, ठीक है, हॉस्पिटल में नर्स भी केयर करती है, तो क्या वो प्यार है? तो फिर वो पर्सन दोबारा बोलेगा, प्यार जो हमारी माँ करती है, जो हमारी वाइफ करती है, ठीक है। तो इस तरीके के काउंटर होंगे, तो एक फाइनल डेफिनेशन, जो फाइनल ट्रूथ होगा, जो प्यार की जो फाइनल डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन को हम गेन कर लेंगे, वो डेफिनेशन में मिल जाएगी। तो प्लेटो की जो आइडिया था, जो प्लेटो का, सॉरी, जो सोक्रेटिस का जो थॉट था, वो इस बेसिस पर था कि हमें किसी भी चीज़ के अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना है, ठीक है। कि फिलोसॉफी क्या है, नॉलेज क्या है। तो वो क्वेश्चन करेंगे तुम्हारे हिसाब से नॉलेज क्या है, तो वो बताएगा नॉलेज है जो हमारा जो सिलेबस है मुझे वो खत्म करना है, दैट इज नॉलेज, इतना मुझे पता है तो ये मेरा नॉलेज है। मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर वाला जो ज्ञान मिलेगा वो मेरे लिए इनफ नॉलेज है। तो वो उस पर काउंटर करेंगे, तो कि फिलोसॉफी क्या है, फिर पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आएगा थीसिस, फिर उसका एंटीथेसिस,
फिर उससे जो नया आइडिया जनरेट होगा, जो फाइनल जनरेट आइडिया होगा, उसे बोलेंगे सिंथेसिस। इसी का यूज आपका मार्क्स ने किया है, हीगल ने किया है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसका यूज किया है। ठीक है, इस मेथडोलॉजी का, जिसे डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। पहले एक क्वेश्चन करेगा, वो उसका अपोज करेगा, फिर उन दोनों के काउंटर से एक नई चीज निकलेगी। वो नई चीज क्या होगी? सिंथेसिस होगी, एक सुधरी हुई चीज निकलेगी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सोक्रेटिस ऐसे क्वेश्चन करता है, तो वहां के वहां जो रूल कर रहे थे लोग, तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वहां ये क्वेश्चन उठा कि ये हमारे यूथ को भड़का रहा है। ठीक है, ये उनमें गॉड के खिलाफ क्वेश्चन कर रहा है, ये वहां के यूथ को करप्ट करा रहा है। इन शॉर्ट ये आपको बताऊं तो इससे उन्हें अपने यूथ को बचाने के लिए सोक्रेटिस के सामने दो कंडीशन रखी। जब वहां की जूरी बैठी सोक्रेटिस को सजा देने के लिए, लगभग मोर देन 500 लोग थे। ठीक है, तो वहां के जूरी ने ये डिसाइड किया कि या तो तुम जहर पी लो, या फिर ये एथेंस छोड़ के बाहर चले जाओ। तो सोक्रेटिस इतने महान व्यक्ति, उन्होंने जहर पीना मतलब जहर पीना स्वीकार किया। उनको लगता था कि जो ये बॉडी है, ये तो प्रिजन है, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, और अगर सच पूछना, ठीक है, लोग अल्टीमेट ट्रूथ तक जाना अगर गुनाह है, ठीक है, तो इससे अच्छा कि मैं जहर ही पी लूं। ठीक है, इससे अच्छा मैं जहर का ही सेवन कर लूं, अगर ये लोग मुझे अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो इसी से कॉन्सेप्ट आता है प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव। ठीक है, सो सोक्रेटिस जहर पी लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इन शॉर्ट, सो यहां तक समझ में आया, सोक्रेटिस ने जहर पी लिया है। ठीक है, तो अब प्लेटो ऑब्वियसली गुस्सा रहेगा। ठीक है, प्लेटो के मन में कि एक महान व्यक्ति को उन्होंने जहर पिला दिया। सो प्लेटो अब क्या करेंगे? एक नई थ्योरी देंगे। ठीक है, तो प्लेटो अब रिसर्च करेंगे, प्लेटो अपनी थ्योरियां बनाएंगे कि कैसे ये ऐसे लोगों ने, जो बिना सोचे समझे उस देश के सबसे महान व्यक्ति को जहर पिला सकते हैं, तो ये कल के दिन तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा आइडल स्टेट बनाना चाहिए, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहिए कि ये सब लोग कंट्रोल में रहें, ताकि नहीं तो आने वाली पीढ़ियों में कोई अगर महान पैदा होगा तो वो भी मारा जाएगा। ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल सिस्टम को सुधार करना पड़ेगा। जो यहाँ के करप्ट लोग हैं, जो ऐसे महान व्यक्ति को मार दे रहे हैं, तो उनकी तो कोई फीलिंग ही नहीं है, उनकी तो कोई भावना ही नहीं है। राइट? तो जब सोक्रेटिस थे और उनके पैरेलल में एक और ग्रुप था, सोफिस्ट, उनके बारे में भी जनरली पूछा जा सकता है। तो सोफिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो था पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। ठीक है, जैसे सोक्रेटिस क्या करते थे, एक अल्टीमेट ट्रूथ तक जाते थे। ठीक है, मैंने बताया आपको प्यार क्या है, तो जब तक अल्टीमेट डेफिनेशन प्यार की नहीं मिलेगी तब तक सोक्रेटिस रुकेंगे नहीं। लेकिन जो सोफिस्ट थे वो पैसा लेके पढ़ाते थे, लेकिन ठीक है, जो सोफिस्ट थे वो पैसा लेके पढ़ाते थे, लेकिन जो सोक्रेटिस थे वो पैसा नहीं लेते थे। लेक्चर ऑब्वियसली थोड़ा लंबा होगा, आप इसको सुनिएगा जरूर। ठीक है, मैं आपको फैक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपको वो जो डीप नॉलेज होगी, थोड़ी डीप पता होनी चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। ठीक है, तो बैकअप आपका क्रिएट होना चाहिए पहले ही। ठीक है, तो मैं बैकअप आपका क्रिएट करवा रहा हूँ। सो सोक्रेटिस जो आपके हैं, वो अल्टीमेट ट्रूथ जानना चाहते हैं, और जो आपके सोफिस्ट हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू समझा, जैसे लॉयर है, लॉयर को क्या करना है? अपने क्लाइंट को जिताना है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया, कि पॉइंट ऑफ बना दिया, ये बनवा दिया कि ये वहां पर नहीं था, वो प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, लॉयर्स जो हैं, ठीक है, वो प्रूव भी कर देते हैं। तो सेम चीज है, वो जो सोफिस्ट थे उस टाइम के, जो उसमें के मतलब मान लो टीचर्स, जो जगह जगह जाके पढ़ाते थे और उसके बदले में पैसे लेते थे, मतलब उस समय जो भी धन था, सिस्टम था, तो वो लेते थे। तो सोक्रेटिस कहते थे कि पैसा लेकर काम करना तो लेबर हो गया, ये तो स्लेव है। ठीक है, तो पैसा लेकर हम अल्टीमेट नॉलेज तक कहाँ पहुंचेंगे? हम तो केवल पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सोफिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्लेटो, उनकी मेथोडोलॉजी, प्लेटो क्या सोचते थे। ठीक है, तो प्लेटो का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरुआत है, प्लेटो का जन्म एथेंस से होता है, टाइम पीरियड मैंने लिखा है 427 347। ठीक है, सो जो प्लेटो है, अभी तक जो सिनेरियो है, उनके गुरु मर चुके हैं। ठीक है, अब जो प्लेटो हैं वो बोलते हैं कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मैं एक औरत के रूप में पैदा नहीं हुआ, मैं एक स्लेव नहीं बना, मैं एक आदमी बना, और आदमी होने से भी और अच्छी चीज मेरे साथ क्या हुई कि मैं उस इरा में पैदा हुआ जब सॉक्रेट्स का यहाँ जन्म हुआ। मतलब सॉक्रेट्स की धरती पर, ठीक है, इन द एज ऑफ सॉक्रेट्स मैंने यहाँ जन्म लिया, ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। क्लियर है? वो अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे। ठीक है, तो प्लेटो की जो सबसे पहली किताब है रिपब्लिक, उन्होंने जो रिपब्लिक लिखी है वो इसी बेसिस पर भी लिखी है, कि उनका जो मेन बेसिस है कि एक जगह उन्होंने प्लेटो को बैठा रखा, एक जगह दूसरे आदमी को बैठा रखा, तो दूसरे काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने आपको डायलेक्टिकल मेथड समझाया था। तो उनकी बुक्स भी है, जैसे रिपब्लिक हो गया, स्टेटमैन हो गया, लॉज हो गया। जो रिपब्लिक है वो एक नौजवान नव युवा जो
प्लेटो है उसकी किताब है, मतलब कि उसमें बहुत सारे यूटोपियन आइडियाज मिलेंगे आपको। मतलब ऐसा होता है ना कि हम ऐसा कर देंगे, पूरा सोसाइटी चेंज कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद जब प्लेटो धीरे धीरे ओल्ड होते गए तो उनको थोड़ा होता है ना कि अब हम प्रैक्टिकल चीजें भी देखते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हैं, हम सीधे ये नहीं बोल देते कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके के थॉट की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं प्लेटो से। सो प्लेटो के इंट्रोडक्शन में मैंने उसके नीचे एक थॉट लिखा हुआ है, ठीक है। एक बड़े फिलोसोफर का है कि एवरी पॉलिटिकल थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया कि स्पेस ऑफ टाइम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और आगे भी पहुंचा सकेंगे लोगों तक, ठीक है। सो जो प्लेटो का जो मेन इंट्रोडक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। 1 सेकेंड, हाँ, ओके। सो वो ग्रीक फिलोसोफर थे, स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स थे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। उनकी किताबें भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, सिटी स्टेट्स मेंशन किए हुए हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया, एथेनियन थे, ठीक है। सोक्रेट्स की मृत्यु हो जाती है 399 में। राइज ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड नीड ऑफ आइडल पॉलिटिकल सिस्टम, ऑब्वियसली जहाँ ऐसे आदमी को लोग मरवा दें, ठीक है। और उसके बाद अदर करप्ट, एक तो हार जाता है एथेंस, उसके बाद सोक्रेट्स मर जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं तो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो प्लेटो ने वही उठाया है अपनी मेथोडोलॉजी के जरिए। तो मेथोडोलॉजी क्या है? डायलेक्टिकल, मैंने डायलेक्टिकल आपको समझा दिया है, क्वेश्चन आंसर करने की, ठीक है। तो इसको थोड़ा पॉलिटिकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, पहले आता है थीसिस, फिर आता है आपका एंटीथेसिस, फिर इन दोनों के कंबाइन से जो की चीज निकलती है वो निकलती है सिंथेसिस। क्लियर है? ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरी मेथोडोलॉजी जो प्लेटो की रही है वो एनालिटिकल रही है। एनालिटिकल मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, टुकड़ों में तोड़ के स्टडी करते हो। कहने का मतलब ये कि जैसे कि मुझे किसी गाड़ी की स्टडी करनी है, तो पहले मैं टायर की स्टडी करूंगा, ठीक है, टायर की स्टडी करूंगा, ठीक है, उसके स्टीयरिंग की स्टडी करूंगा, उसकी बॉडी की स्टडी करूंगा, किस मेटल की बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो टुकड़ों में तोड़ के एक बड़ी गाड़ी, बाहर से तो बड़ी गाड़ी दिखती है, लेकिन टुकड़ों में तोड़ के जो स्टडी कर रहा हूँ वो होती है एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद होती है, प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ फॉर्म, ये हमारे उसमें नहीं है, पॉलिटिकल हमारे मतलब पॉलिटिकल इस प्लेटो के अंडर में नहीं है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में नहीं है, लेकिन इसमें कुछ उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो गया जनरली। तो प्लेटो बोलते थे, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, थ्योरी ऑफ फॉर्म आपको जो थर्ड पार्ट है वो लिखा हुआ है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो होते हैं फिजिकल वर्ल्ड से डिफरेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आइडिया ऑफ चेयर का, ठीक है, आइडिया ऑफ चेयर या आइडिया ऑफ टेबल मान लो, ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया है टेबल का। अब टेबल कैसा होता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो, जिसके 4 पैर होते हैं वो भी टेबल होते हैं। आजकल नया मॉडल का टेबल आ रहा, ऊपर से ग्लास होगा, नीचे से राउंड शेप होगी, वो भी टेबल होता है। तब तो 4 पहियों वाला गलत हो गया, तो लेकिन फिर भी आप उसे टेबल बोलोगे, राइट। और एक ऐसे सर्कुलर में होगा, उसके बीच में ग्लास रखा होगा, वो भी टेबल है, ठीक है। जिस टेबल में मैं लिख रहा हूँ उसके 4 पैर हैं, तो वो भी टेबल है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, टेबल ऑफ आइडिया, टेबल ऑफ पेन का, ये भी एक पेन है, ये भी एक पेन है, ठीक है। लेकिन दोनों को मैं पेन ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया है, पेन नेस का आइडिया है, टेबल नेस का आइडिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब आइडिया डिसाइड करता है कि फिजिकल वर्ल्ड में चीजें क्या हैं। जैसे मेरे दिमाग में एप्पल नेस का आइडिया है, तो मेरे दिमाग में होगा कि एप्पल लाल होते हैं, ठीक है। तो मैं कहीं और जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ यहाँ के भी एप्पल लाल है, तो एप्पल नेस छोटा भी एप्पल देखूंगा तो फिर उसे भी एप्पल बोलूंगा, साइज में छोटा होगा। हरे एप्पल जनरली आपने ग्रीन एप्पल देखा ना, थोड़ा साइज छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू वो बड़े रेड वाले एप्पल। तो एप्पल नेस का मेरे दिमाग में आइडिया है, ठीक है। मेरे दिमाग में ये बुक है मेरे बगल में, ठीक है, मेरे बगल में ये पेन रखने वाला है, इस ये जो अगर इसकी कोई भी शेप होगी तो मैं फिर भी तो इसको यही बोलूंगा ना, वही नाम बोलूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे दिमाग में आइडियाज हैं, आइडिया से मैं फिजिकल चीजें डेवलप करता हूँ। डॉग्स हैं, उनकी अलग अलग ब्रीड होती है, ठीक है, लेकिन मैं उसको कहूंगा तो डॉगी, क्योंकि मेरे पास डॉग नेस का एक आइडिया है, उसके थ्रू मैं फिजिकल चीजें डिसाइड करता हूँ। इसके अपोज में आपके अरिस्टोटल बोलते हैं फिजिकल चीज़ों से हम आइडिया डेवलप करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वो अपने गुरु के क्रिटिक भी बनते हैं। बाद में मैं आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म का क्रिटिकल एनालिसिस भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आई होप आपको समझ में आएगा कि थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या होता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म इन शॉर्ट क्या होता है, जो हमारा आइडिया है वो डिसाइड करेगा कि फिजिकल चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जैसे पेन है, इसको भी मैं पेन कहूंगा, इसको भी पेन कहूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से आइडिया डला हुआ है कि पेन क्या होती है,
आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद उनकी हिस्टोरिकल स्टडी करने की अप्रोच थी, मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं और फ्यूचर में उससे हम क्या एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोबारा ना हो, समथिंग लाइक। उसके बाद आता है टेलियोलॉजिकल, ऑब्जेक्टिव विद एन ऑब्जेक्टिव। इनकी ये मेथोडोलॉजी है, मतलब अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं क्या क्या तरीके अपनाऊंगा किसी कंक्लूजन में आने के, समझ रहे हो। एक इसके बाद डिडक्टिव आएगा, वो तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या क्या कंक्लूजन में आने के क्या क्या तरीके आजमाऊंगा, तो वो मैं मेथड अपने दिमाग में लाऊंगा, ठीक है। तो टेलियोलॉजिकल मेथड है। तो टेलियोलॉजी का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव, मतलब हर ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे पेड़ का एक पौधा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बड़ा पेड़ बनना। आई होप आप समझ पा रहे हो ना, मैं जनरल जो यहाँ के रैंडम एग्जांपल है, प्रेजेंट एग्जांपल है। अब ऐसा तो पेड़ उसने बोला नहीं प्लेटो ने, ऑब्वियसली मैं जो आपके आसपास के एग्जांपल है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो टेलियोलॉजिकल मतलब ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एंड गोल होगा, ठीक है। जैसे कि क्या, इस पेन का मेन काम क्या है, बोर्ड पे लिखना, तो इसका एंड क्या है, जब तक ये पेन ऐसी रहेगी, जिंदगी भर ऐसी रहेगी, इसको छोड़ दो, मत लिखो इससे। लेकिन इसका एंड अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका एंड सेटिस्फाई कब होगा, जब ये पूरी खत्म हो जाएगी और पूरे बोर्ड में लिख दी जाएगी या पूरे कॉपी में लिख दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस पेन का जो ये पैड में लिखते हैं, इसका एंड गोल क्या है, इसका एंड गोल है कि राइटिंग पैड में लिखना। ऐसे खाली छोड़ दूंगा तो इसका एंड गोल सेटिस्फाई नहीं होगा। हमारा एंड गोल क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है डिडक्टिव मेथड, ठीक है। बगल में मैंने नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, की पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। डिडक्टिव मेथड का मतलब है जनरल टू पर्टिकुलर, कहने का मतलब है कि मैं कोई जनरल आइडिया पहले अपने दिमाग में बना लेता हूँ, क्योंकि प्लेटो बोलता है आइडिया, आइडिया के बारे में बात करता है प्लेटो, ठीक है। इसलिए यूटोपियन बोला जाता है इनको, कभी कभी क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें उनके तरीके हैं जिससे वो स्टडी करते हैं। जैसे एरिस्टोटल का इंडक्टिव मेथड, प्लेटो का डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव का मतलब है मैंने दिमाग में जनरल आइडिया बना दिया, मैंने बोला कि सारे कुत्ते काले होते हैं, तो मैं सड़क पर गया, मैंने बोला देखिए कुत्ता काला है, ठीक है। तो मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने एक जनरल आइडिया बनाया, उसके थ्रू मैंने अपनी जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने बगल में देखा, अरे ये तो वाइट डॉग है, समझ रहे हो। तो अब मेरा क्या हो गया, जो आइडिया था वो क्रैश कर गया, समझ पा रहे हो ना। तो डिडक्टिव का मतलब है कि मैं पहले जनरल आइडिया बनाऊंगा, फिर प्रूफ सामने से दिखवाकर प्रूफ करवाऊंगा, क्लियर है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा एप्पल तो कश्मीर के ही अच्छे होते हैं, उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश गया, मैंने कहा अरे यार यहाँ के भी तो एप्पल हैं, तो मैंने जनरल आइडिया पहले क्या बनाया था, कश्मीर के ही अच्छे होते हैं। मैंने प्रूफ किया, मैंने एक बंदे को लेकर अपने साथ वहाँ खिलाया उसको, लेकिन मैं हिमाचल ले गया, वहाँ के और अच्छे हुए, ठीक है। तो मेरा आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो गया, हिमाचल के भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मैं उसको फिजिकल वर्ल्ड में पहले आइडिया बनाऊंगा, फिजिकल वर्ल्ड में चीजों से उसे प्रूफ करवाऊंगा, तो इसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव क्या होती है, पहले मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, उसके बाद जनरल आइडिया बनाऊंगा। जैसे साइंस होती है, साइंस में क्या करते हैं हम पहले, तभी तो प्लेटो को बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। और एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यही उसके पीछे रीजन है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलने के पीछे और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी बोलने के पीछे, क्योंकि जो प्लेटो हैं वो फिलोसॉफिकल अप्रोच को लेते हुए चलते हैं। उसमें क्या होता है, पहले हम जनरल आइडिया बनाते हैं, क्योंकि फिलोसॉफी में क्या है, दिमाग से सोचना है, दिमाग जितना ज्यादा वास्ट कर सकेंगे हम, राइट, उसमें ऑब्जर्वेशनल चीजें कम होती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो प्लेटो ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आगे हम उस पर बात करेंगे। तो ये सारी मेथोडोलॉजी आपको प्लेटो के ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको इतनी ध्यान में है तो आपका आधे 3-4 पेज अगर आपके कहेंगे नोट्स होंगे ना, तो वो वैसे ही क्लियर हो गए होंगे। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल मतलब होता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म दिया है, हिस्टोरिकल मेथड दिया है, टेलियोलॉजिकल बोला है, डिडक्टिव बोला है, एनालॉजी बोला है, क्लियर है। तो आज के लिए, अभी के लिए हम इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, ठीक है, उनका सोसाइटल जस्टिस कैसे होता है, उनका वो आइडिया क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।